हेलो एवरीवन, तो आज से हम स्टार्ट है एनिमल हस्बेंड्री टेस्ट सीरीज, जिसमें यार हम क्लियर करने वाले हैं 500 से भी अधिक 500 से भी अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी ओल्ड पेपर है, ठीक है, ओल्ड पेपर से भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा यार, ओल्ड पेपर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ साथ यार आपकी टेस्ट से प्रैक्टिस भी होगी और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को यहाँ पर क्लियर करा दिया जाएगा। इसलिए यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए और इस सीरीज से बने रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थान कौन सा है। तो जल्दी से बता दीजिए कि मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थान अर्थात ओरिजिन प्लेस किसे माना गया है। गुजरात को, दक्षिणी पंजाब को, उत्तरी राजस्थान को या फिर उत्तर प्रदेश को। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थान किसे माना गया है। गुजरात को, दक्षिणी पंजाब को, उत्तरी राजस्थान को या फिर उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थान तो कौन सा होता है, दक्षिणी पंजाब को माना गया है। ठीक है, दक्षिणी पंजाब फिर रोहतक क्षेत्र कौन सा माना गया है यहाँ, दक्षिणी पंजाब या फिर रोहतक क्षेत्र को माना गया है। इसके साथ साथ यहाँ एक जो मेन कैरेक्टर होता है अर्थात यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मुर्रा नस्ल से कि यहाँ मुर्रा नस्ल की एक मुख्य जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो कौन सा होता है अर्थात मुख्य विशेषता क्या होती है मुर्रा नस्ल की, तो होती है ना इसके जो सींग होते हैं। ठीक है, इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं अर्थात यहाँ जलेबी जैसे मुड़े होते हैं। इसलिए यहाँ एक मेन कैरेक्टर है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुर्रा नस्ल की एक मेन पहचान क्या होती है, तो इसके जो सींग होते हैं वो क्या होते हैं, जलेबी के आकार के मुड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे निम्न में से गाय की नस्लें कौन कौन सी ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे सूरती व जाफराबादी होती है, जर्सी और गिर होती है, बारबरी या फिर जमुनापारी होती है, फिर चोकला व पुगल होती है। जल्दी से पाएंगे कि निम्न में से गाय की नस्लें कौन कौन सी है। सूरती, जाफराबादी, जर्सी व गिर, बारबरी और जमुनापारी या फिर चोकला व पुगल। जल्दी से बताएंगे गाय की नस्लें कौन कौन सी है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि ए, बी, सी या फिर डी। यहाँ अगर बात करते हैं हम गाय की नस्लें तो कौन कौन सी होती है, जर्सी गाय और गिर गाय। कौन कौन सी होती है, जर्सी गाय और गिर गाय। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गरीब की गाय किसे बोला सा है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार हमने इसे क्लियर कर लिया है, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे गरीब की गाय किसे बोला सा है, बकरी को, मुर्गी को, ऊँट को या फिर भैंस को। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं यार। हाँ, अगर आप सोचते हैं गरीब की गाय तो किसे बोला सा है, बकरी को बोला सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का कितना % हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का, भारत का कुल पशुधन है तो उसका कितना % योगदान यार राजस्थान का है। तो यहाँ पर यही आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का कितना % हिस्सा है, 20%, 11%, 45% या फिर 65%। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि यहाँ राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का कितना % योगदान है, फिर कितना % हिस्सा है, 20%, 11%, 45% या फिर 65%। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। यहाँ अगर आप सोचते हैं राजस्थान में तो कितना % हिस्सा है, यहाँ केवल 11% है। कितना है, 11.27% हिस्सा माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज से राजस्थान में कुल पशुओं में, ठीक है, राजस्थान में जितने भी पशु है उन कुल पशुओं में बकरी और भेड़ों का क्रमशः है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है क्रमशः प्रतिशत कितना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रमशः बताना आता है। सबसे पहले आपको बताना है बकरी का और फिर बताना है आपको भेड़ों का। तो जल्दी से यहाँ राजस्थान में कुल पशुओं में बकरी और भेड़ों का कितना % हिस्सा है, 10-15%, 38-20%, 40-45% या फिर 60-65%। अर्थात यहाँ ये ऑप्शन किसका है, बकरी का है और ये ऑप्शन किसका है, यहाँ भेड़ का है। तो जल्दी से यहाँ राजस्थान में कुल पशुओं में बकरी और भेड़ों का प्रतिशत क्रमशः कितना है, 10-15%, 38-20%, 40-45% या फिर 60-65%। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं बकरी और भेड़ों का % तो ये कितना होता है, यहाँ बकरी का ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, जितने पशु है उनमें यहाँ बकरी का हिस्सा ज़्यादा होता है अर्थात यहाँ 38%। ठीक है, बकरी का हिस्सा कितना है, 38%, जबकि यहाँ भेड़ों का कितना है, केवल यहाँ 20% है। कितना % योगदान है यहाँ अगर आप सोचते हैं बकरी का तो बकरी का होता है 38% और अगर बात करते हैं भेड़ों का तो कितना होता है, भेड़ों का योगदान ये होता है 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राजस्थान में भारत के कुल कितने % ऊँट है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है ऊँट के बारे में। तो जल्दी से बताएंगे राजस्थान में भारत के कुल कितने % ऊँट पाए जाते हैं, 20%, 40%, 60% या फिर 85%। जल्दी से बताएंगे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में भारत के कुल प्रतिशत यानी जितने भी ऊँट है उनका कितना % योगदान है, यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे 20%, 40%, 60% या फिर 85%। तो यहाँ अगर आप सोचें ऊँट का हिस्सा तो ऊँटों का हिस्सा कितना होता है, यहाँ 60%। ठीक है, कितना % योगदान है, 60% योगदान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? जल्दी से बताइए यार। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताया है। सिंध होती है, हरियाणा कांकरेज होती है, नागौरी मालवी होती है, फिर जर्सी होती है। जल्दी से बताएंगे कि द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है गाय की? सिंध होती है, हरियाणा और कांकरेज होती है, नागौरी व मालवी होती है, फिर जर्सी होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? तो यार हाँ, अगर आपसे द्विप्रयोजनीय नस्ल तो कौन सी होती है? हरियाणा व कांकरेज होती है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि यार हाँ, अगर आपसे पूछा है गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल तो यार हाँ, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा है द्विप्रयोजनीय नस्ल के बारे में वो कौन सी होती है? थार पारकर होती है। कौन कौन सी आती है? थार पारकर होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में थार पारकर देखने को ही नहीं मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा यार? हरियाणवी और कांकरेज गाय। हरियाणवी और कांकरेज गाय यार हाँ, द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे यार हाँ। ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस किसकी नस्लें होती है? यार हाँ, कि ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस यार हाँ, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जल्दी से बताएंगे ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस किसकी नस्लें होती है? भैंस की होती है, बकरी की होती है, भेड़ की होती है, फिर गाय की होती है। जल्दी से बताएंगे कि ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस किसकी नस्लें होती है? भैंस की होती है, बकरी की होती है, भेड़ की होती है, फिर गाय की होती है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहाँ अगर आपसे ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस, तो ये सबसे पहले तो होती किसकी नस्ल है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये होती है गाय की नस्ल। अब ये होती क्या है यार? संकर नस्ल होती है। ठीक है, हाइब्रिड जिसे बोला जाता है, हाइब्रिड ब्रीड होते हैं। क्या होती है ना? गाय की संकर नस्ल होती है। क्या होती है? गाय की संकर नस्ल होती है। और अगर आपसे पूछता है यार हाँ, ये भी क्यों आपसे पूछा जाता है कि ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस को कहाँ से डेवलप किया गया था, इनका विकास कहाँ पर किया गया था? तो जल्दी से बताएंगे इनका विकास कहाँ पर किया गया था। तो यार हाँ, इनका जो विकास किया गया था ये किया गया था NDRI करनाल से। कहाँ से किया गया था यार? NDRI अर्थात नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही इनको विकास किया गया था, अर्थात इनको रिलीज़ किया गया था, इनका डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है, अगर आपसे ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस, तो ये क्या होती है यार? संकर गाय की नस्ल होती है। संकर गाय की नस्ल होती है, जिनको कहाँ से विकसित किया गया था? NDRI करनाल हरियाणा से किया गया था। कहाँ से किया गया था? NDRI अर्थात नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर पड़ता है? करनाल हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ अगर आपसे ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस तो संकर नस्ल होती है, और संकर नस्ल के साथ साथ यहाँ इनको जहाँ से विकसित किया गया था वो कौन सा इंस्टीट्यूट यार? NDRI इंस्टीट्यूट से। कहाँ से इनको रिलीज़ किया गया था, इनको विकसित किया गया था? ये किया गया था NDRI से, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा से विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पशुओं में उम्र ज्ञात करते हैं, अर्थात किस मेथड के द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है? जल्दी से बताएंगे खुर देखकर, सिंग देखकर, दांत देखकर, या फिर इन सभी के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि पशुओं में उम्र ज्ञात किसके द्वारा करते हैं? खुर देखकर, सिंग देखकर, दांत देखकर, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ अगर आपसे उम्र के बारे में, तो यहाँ उम्र ज्ञात है। ठीक है, जो उम्र का एस्टिमेट किया जाता है ये सभी के द्वारा किया जाता है, अर्थात यहाँ खुर देखकर भी किया जाता है, सिंग देखकर भी किया जाता है, दांत देखकर भी किया जाता है, अर्थात ये आपके सभी ऑप्शंस राइट है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पशुओं में उम्र ज्ञात करने के मेथड कौन कौन से होते हैं? तो सभी मेथड होते हैं, अर्थात फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? ठीक है, यहाँ पर आपसे बताइए प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, अर्थात यहाँ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना दूध का उपभोग करना चाहिए? तो जल्दी से बताएंगे 100 ग्राम, 120 ग्राम, 160 ग्राम, या फिर 290 ग्राम। जल्दी से बताएंगे कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी होती है? 100 ग्राम, 120 ग्राम, 160 ग्राम, फिर 290 ग्राम। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे यार हम भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी होती है? 100 ग्राम, 120 ग्राम, 160 ग्राम, या फिर 290 ग्राम। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा यार हाँ, अगर आपसे भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी होती है, तो कितनी होती है यार? 290 ग्राम। क्योंकि यार अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलता है 240 ग्राम। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलता है 240 ग्राम, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यार 240 ग्राम होता है। क्योंकि यार अगर बात करते हैं भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता तो कितनी होती है? 240 ग्राम होती है। लेकिन अगर बात करते हैं राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के लिए थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, कितना होता है यार? 260 ग्राम। अर्थात यार कितनी उपलब्धता है राजस्थान के लिए? तो प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है राजस्थान के लिए ये कितनी है? 260 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बकरे के मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताएंगे कि बकरे के मांस को किस नाम से जाना जाता है? बफन के नाम से, चेवन के नाम से, मटन के नाम से, फिर चिकन के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि बकरे के मांस को किस नाम से जाना जाता है? बफन के नाम से, चेवन के नाम से, मटन के नाम से, फिर चिकन के नाम से। जल्दी से बताएंगे। मांस से संबंधित यार हाँ, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है, जितने भी मांस है अर्थात यानी काऊ के किसके नाम से जाना है, बफेलो का मांस को किस नाम से जाना है, यानी इन मांसों से संबंधित। ठीक है, इस मांस से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे।
इसलिए यार हाँ कि यहाँ पर अगर बात करते हैं टॉपिकों के बारे में, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनते हैं फर्स्ट बनता है ओरिजिन प्लेस के बारे में, ठीक है, जितने भी जो ब्रीड्स होती है उनका ओरिजिन प्लेस क्या है अर्थात उद्गम स्थान कौन सा है उसके बारे में पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बनता है यार हाँ कि जितने भी जो ब्रीड्स होती है, ठीक है, जितने भी जो ब्रीड्स होती है उनके मेन कैरेक्टर क्या होते हैं अर्थात यार मुख्य विशेषता क्या होती है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड की अगर बात करते हैं तो उनमें जैसे कि मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि सर्वाधिक फैट क्या होती है, इनका दूध उपलब्धता कितनी होती है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और चौथा ऑप्शन बनता है यार यहाँ चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यार हाँ कि इनमें जो मेजर डिजीज होती है, ठीक है, यानी डिजीज से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन चार टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस किया था। इन चारों टॉपिकों को हमेशा ध्यान रखना क्योंकि यार इनसे ही संबंधित आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो है आपकी टॉपिक की बात। तो यहाँ पर आ जाइए, आप क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बकरे के मांस को किस नाम से जाना जाता है, बफन के नाम से, चेवन के नाम से, मटन के नाम से, फिर चिकन के नाम से। जल्दी से बताएंगे बकरे के मांस को। तो यार बकरे के मांस की अगर बात करते हैं तो इसे बोला जाता है चेवन, क्योंकि यार अगर आप पूछा जाता है बफन तो बफन किसे बोला जाता है भैंस के मांस को, ठीक है। भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता है, बफन के नाम से जाना जाता है। मटन बोला जाता है भेड़ के मांस को, ठीक है, भेड़ के मांस को बोला जाता है मटन। और चिकन आप जानते ही हो मुर्गी के मांस को, ठीक है, मुर्गी के मांस को क्या बोला जाता है चिकन बोला जाता है। भेड़, मटन, भैंस, बफन और चेवन बकरी का मांस, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यार हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कई बार आपको डेफिनेशन में ये क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन जैसे आती है इसको किस नाम से जाना सा है, यहाँ पर जैसे कि आपको डेफिनेशन ही दे रखी है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फसल उत्पादन और पशुपालन। यार हाँ फसल उत्पादन और पशुपालन एक साथ करना किसका एग्जाम्पल है, तो जल्दी से बताएंगे फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो उस क्रिया को किस नाम से जाना सा है, एकल व्यवसाय के नाम से, मिश्रित खेती के नाम से, मिश्रित सस्यन के नाम से, फिर बहुउद्देशीय खेती के नाम से जाना सा है। जल्दी से बताएंगे कि फसल उत्पादन और पशुपालन। यार हाँ फसल उत्पादन और पशुपालन हम एक साथ कर रहे हैं तो उसको किस नाम से जाना सा है, एकल व्यवसाय के नाम से, मिश्रित खेती के नाम से, मिश्रित सस्यन के नाम से, फिर बहुउद्देशीय खेती के नाम से। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। जल्दी बताएंगे कि फसल उत्पादन और पशुपालन का एक साथ करना क्या कहलाता है। अगर आप सोचते हैं फसल उत्पादन और पशुपालन के बारे में तो इन दोनों को एक साथ करना क्या कहलाता है यार हाँ मिश्रित खेती कहलाता है। क्या कहलाता है यार हाँ मिश्रित सस्यन नहीं बल्कि मिश्रित खेती कहलाता है। क्या कहलाता है मिश्रित खेती कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है गुणांकन तालिका द्वारा चुनाव से सर्वोत्तम पशु के लिए निर्धारित अंक है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया जो गुणांकन तालिका होती है, ठीक है। आपको पता होगा कि जब पशुओं को सिलेक्शन किया जाता है तो उसका एक मेथड होता है गुणांकन तालिका। तो यहाँ पर यही पूछा गया है गुणांकन जो तालिका होती है तो इसका यानी गुणांकन तालिका के द्वारा यानी इसमें कितने नंबर आने चाहिए जब पशु को सर्वोत्तम माना सा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि सर्वोत्तम पशु यानी निर्धारित अंक कौन से होते हैं। 0 से 25 होते हैं, 25 से 50 होते हैं, 50 से 75 होते हैं, फिर 75 से 80 होते हैं या 100 होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि गुणांकन तालिका द्वारा चुनाव से सर्वोत्तम पशु के लिए निर्धारित अंक किसे माना गया है। निर्धारित अंक आपको बताने हैं तो जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 या फिर 75 से 100। तो आपको पता होगा अगर अच्छे मार्क आएंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। तो यार सर्वोत्तम पशु, तो सर्वोत्तम पशु की जो श्रेणी मानी गई ये मानी गई है 75 से 100। 75 से 100 अंक अगर कोई पशु प्राप्त कर लेता है तो उसे यार सर्वोत्तम पशु की श्रेणी में रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साहिवाल गाय, ठीक है। साहिवाल गाय का उद्गम स्थान आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे साहिवाल गाय का उद्गम स्थान कौन सा माना गया है। मोंटगोमरी पाकिस्तान को माना गया है, काठियावाड़ गुजरात को माना गया है, जैसलमेर को माना गया है, फिर रोहतक हरियाणा को माना गया है। जल्दी से बताएंगे कि साहिवाल गाय का, ठीक है, साहिवाल गाय एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी कि साहिवाल गाय का उद्गम स्थान किसे माना गया है। मोंटगोमरी पाकिस्तान को, काठियावाड़ गुजरात को, जैसलमेर को, फिर रोहतक हरियाणा को। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे साहिवाल के बारे में तो साहिवाल गाय का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, मोंटगोमरी पाकिस्तान होता है। क्या होता है, मोंटगोमरी पाकिस्तान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सबसे तेज दौड़ने वाले बेल, सबसे तेज दौड़ने वाले बेल किस नस्ल के होते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे सबसे तेज दौड़ने वाले बेल किसके यानी किस नस्ल के प्रसिद्ध होते हैं। जल्दी से बताएंगे सबसे तेज दौड़ने वाले बेल कौन से होते हैं। नागौरी होते हैं, कांकरेज गाय के होते हैं, राठी गाय के होते हैं, फिर साहिवाल के होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि सबसे तेज दौड़ने वाले बेल किस नस्ल के होते हैं। नागौरी के, कांकरेज के, राठी के या फिर साहिवाल के। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि सबसे तेज दौड़ने वाले बेल किस नस्ल के होते हैं। नागौरी के, कांकरेज के, राठी के या फिर साहिवाल के। तो यहाँ अगर आप सोचता है सबसे तेज दौड़ने वाले बेल तो यार हाँ सबसे तेज दौड़ने के लिए कौन से प्रसिद्ध है यार हाँ नागौरी बेल, ठीक है। नागौरी नस्ल के जो बेल होते हैं इनको यार हाँ सबसे तेज दौड़ने वाले बेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं कि सबसे तेज दौड़ने के लिए कौन प्रसिद्ध होते हैं यार हाँ नागौरी बेल ही प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राठी गाय, ठीक है, राठी गाय का उद्गम स्थान कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे उद्गम स्थान, तो जल्दी से बताएंगे अलवर होता है, नागौर होता है, बीकानेर होता है, फिर झालावाड़ होता है। जल्दी से बताएंगे कि राठी गाय का उद्गम स्थान कौन सा होता है, अलवर होता है, नागौर होता है, बीकानेर होता है, फिर झालावाड़ होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है राठी गाय तो इसका ओरिजिन प्लेस या उद्गम स्थान कौन सा होता है, अलवर क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, अलवर राजस्थान होता है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है राठ क्षेत्र, देखिए यानी राठी गाय का क्या होता है, राठ क्षेत्र, और राठ क्षेत्र कहाँ पर है, अलवर में, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे राठी गाय, ठीक है, राठी गाय से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है कि राजस्थान की ये मुख्य दुधारू नस्ल है, ठीक है, राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल होने के कारण इसे एक नाम दिया गया है, राजस्थान की कामधेनु, ठीक है। कामधेनु के नाम से किसे जाना है, तो यहाँ राठी गाय को ही जाना है। किसे जाना है यार, कामधेनु के नाम से राठी गाय को ही जाना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता है कि अगर आप सोचता है राजस्थान की कामधेनु किसे बोला है, तो राठी गाय को ही बोला है, क्योंकि यहाँ राजस्थान की एक मुख्य दुधारू नस्ल ये होती है, इसलिए यहाँ इसे कामधेनु के नाम से जाना है, ठीक है। किसान समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लीजिए एक लाइक, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भैंस के दूध में औसतन वसा कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है भैंस के बारे में, तो जल्दी से बताएंगे भैंस के दूध में औसतन वसा का परसेंट क्या होता है, 3%, 5%, 7% या फिर 10%। जल्दी से बताएंगे कि औसतन फैट कितनी होती है, एवरेज फैट होती है यार हाँ बफेलो मिल्क में, ये कितनी होती है, 3%, 5%, 7% या फिर 10%। जल्दी से बताएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी, तो जल्दी से बताएंगे भैंस के दूध में औसतन वसा कितनी होती है, कितनी परसेंट होती है, 3%, 5%, 7% या फिर 10%। तो यहाँ अगर आपसे भैंस के दूध में एवरेज फैट परसेंट तो ये होता है 7%। कितना होता है, 7% होता है। क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं एवरेज फैट परसेंट की, तो यहाँ भैंस के दूध में कितनी होती है, 7.2% होती है। कितनी होती है, 7.2% एवरेज फैट मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय के दूध में औसतन वसा कितनी होती है, अर्थात यहाँ पर भी आपसे पूछा गया। हाँ उसमें तो हमने क्लियर किया कि बफेलो के जो मिल्क होता है उसमें एवरेज फैट कितनी होती है, 7.2 होती है। और यहाँ पर आपसे पूछा है गाय के दूध में, ठीक है, गाय के दूध में औसतन वसा कितनी होती है, एवरेज फैट कितनी होती है, एवरेज फैट परसेंटेज कितना होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे 2.5% होता है, 3.5% होता है, 5.5% होता है, फिर 7.5% होता है। जल्दी से बताएंगे कि गाय के दूध में एवरेज फैट परसेंटेज कितना होता है, 2.5%, 3.5%, 5.5% या फिर 7.5%। जल्दी से बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर गाय के दूध में, ठीक है। आपको बताना है काऊ मिल्क में जो एवरेज फैट होता है, एवरेज फैट परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे बताए गाय के दूध के बारे में, ठीक है, गाय के दूध में अगर आपसे बताए एवरेज फैट के बारे में, तो इसमें होती है इसका राइट आंसर क्या है, 3.5%। क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं एवरेज फैट की, तो एवरेज फैट कितना होता है इसका, 3.5 से 4 होता है। कितना होता है, 3.5 से 4% होता है। और अगर बात करते हैं भैंस की, तो भैंस में कितना होता है, 7.2% होता है। कितना होता है, भैंस में 7.2% होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। गाय की अगर बात की जाए तो गाय में कितना होता है, 3.5 से 4% होता है। और अगर बात की जाए भैंस की, तो भैंस में कितना होता है, 7.2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है। तो जल्दी बताएंगे कौन सा होता है, गाय होता है, भैंस होता है, घोड़ा होता है, फिर ऊँट होता है। जल्दी बताएंगे, कॉमन क्वेश्चन है, आप बता दोगे इजीली। तो जल्दी बताएंगे सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है, गाय होता है, भैंस होता है, घोड़ा होता है, ऊँट होता है। जल्दी बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर। सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा होता है, गाय होता है, भैंस होता है, घोड़ा होता है, फिर ऊँट होता है। जल्दी बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर। तो यार हाँ अगर आपसे सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला पशु तो कौन सा होता है, ऊँट होता है। कौन सा होता है, ऊँट होता है, जिसे यार हाँ रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। आपको पता होगा इसे यार हाँ रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है, क्योंकि यार हाँ ये अधिक गर्मी सहन करने वाला पशु होता है, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कहेंगे कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है, राठी होती है, साहिवाल होती है, कांकरेज होती है, फिर नागौरी होती है। जल्दी से बताएंगे कि सबसे अधिक दूध किसके द्वारा दिया जाता है, किस नस्ल के द्वारा दिया जाता है, राठी के द्वारा, साहिवाल के द्वारा, कांकरेज के द्वारा, फिर नागौरी के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है, राठी होती है, साहिवाल होती है, कांकरेज होती है, फिर नागौरी होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। तो हाँ अगर आपसे सबसे अधिक दूध देने वाले नस्ल तो कौन सी होती है, साहिवाल होती है। कौन सी होती है, साहिवाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है मुर्रा किसकी नस्ल होती है। तो जल्दी से मुर्रा किसकी नस्ल होती है, मुर्रा किसकी ब्रीड होती है, भैंस की होती है, गाय की होती है, भेड़ की होती है, फिर बकरी की होती है। जल्दी से बताएंगे कॉमन किस तरह है, जल्दी से बता दो कि हाँ मुर्रा किसकी ब्रीड होती है, किसकी नस्ल होती है, भैंस की होती है, गाय की होती है, भेड़ की होती है, फिर बकरी की होती है। आपको पता होगा इजी क्वेश्चन है, क्या होती है यार मुर्रा किसकी होती है, भैंस की नस्ल होती है, किसकी होती है, भैंस की नस्ल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्न में से किस नस्ल को सबसे अधिक देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे हाईलाइट किया गया है वर्ड कि सबसे अधिक देखभाल करनी चाहिए, अर्थात किसकी देखभाल सबसे अधिक करनी पड़ती है, नागौरी, साहिवाल की, जर्सी की या फिर राठी की। जल्दी से बताएंगे कि निम्न में से कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके यहाँ सबसे अधिक देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। नागौरी होती है, साहिवाल होती है, जर्सी होती है, फिर राठी होती है। जल्दी से बताएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें यहाँ सबसे अधिक देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। नागौरी होती है, साहिवाल होती है, जर्सी होती है, फिर राठी होती है। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। यहाँ अगर आपसे सबसे अधिक देखभाल तो किसको पड़ती है यहाँ, जर्सी गाय को। ठीक है, किसे पड़ती है, जर्सी गाय को यहाँ सबसे अधिक देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। किसे पड़ती है, जर्सी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जर्सी गाय की, ठीक है, जर्सी गाय के दूध में कितनी % फैट होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे जर्सी गाय के दूध में कितने % फैट होता है, यानी वसा कितनी % पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे 2% होती है, 4% होती है, 6% होती है, फिर 8% होती है। जल्दी से बताएंगे कि जर्सी गाय के दूध में कितनी % फैट पाई जाती है, फैट कंटेंट कितना होता है, 2%, 4%, 6% या फिर 8%। जल्दी से बताएंगे कि जर्सी गाय के दूध में कितना % फैट कंटेंट पाया जाता है, 2%, 4%, 6% या फिर 8%। तो कितना होता है यार, हाँ अगर आपसे पूछा जाता है जर्सी गाय, तो जर्सी गाय का जो फैट कंटेंट होता है ये होता है 5.5। कितना होता है, 5.5 होता है, अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है, 6। कौन सा है, 6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा पशु जुगाली करता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा पशु जुगाली करता है। भैंस करता है, घोड़ा करता है, गधा करता है, फिर खच्चर करता है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा पशु जुगाली करता है। भैंस करता है, घोड़ा करता है, गधा करता है, फिर खच्चर करता है। तो कौन सा करता है, एक इजी क्वेश्चन है। पशु जुगाली तो गाय और भैंस के द्वारा की जाती है, अर्थात राइट आंसर भैंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है एक अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे यार, हाँ राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख पशु कौन सा होता है, अर्थात यार हाँ अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रोल किसके द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की यहाँ पर पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख योगदान किस पशु का होता है। गाय का होता है, भैंस का होता है, भेड़ का होता है, फिर बकरी का होता है। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस पशु का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। गाय का होता है, भैंस का होता है, भेड़ का होता है, फिर बकरी का होता है। जल्दी से बताएंगे अर्थव्यवस्था में सबसे अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो कौन सा पशु होता है। गाय निभाता है, भैंस निभाता है, भेड़ निभाता है, फिर बकरी निभाती है। जल्दी से बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर। तो यार हाँ अगर आप सोचते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल निभाता है ये निभाता है भेड़ के द्वारा। किसके द्वारा निभाता है यार, हाँ भेड़ के द्वारा निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में दूध उत्पादन कितना है। ठीक है, ये आपको करंट डाटा के अकॉर्डिंग बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि मिल्क जो प्रोडक्शन है भारत का ये कितना है। जल्दी से बताएंगे 25 मिलियन टन होता है, 45 मिलियन टन होता है, 100 मिलियन टन होता है, फिर 191 मिलियन टन होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में मिल्क एवरेज है अर्थात मिल्क प्रोडक्शन किया है इंडिया में वो कितना किया जा रहा है, 25 मिलियन टन, 45 मिलियन टन, 100 मिलियन टन या फिर 191 मिलियन टन। जल्दी से बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर। दूध उत्पादन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी। तो यार अगर आपसे भारत के बारे में, तो यार हाँ भारत में जो मिल्क प्रोडक्शन है ये कितना होता है, 191। कितना होता है, 191 से 195 मिलियन टन होता है। कितना होता है, 191 से 195 मिलियन टन होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट डाटा को ही मैं बता रहा हूँ। इसको यार हाँ चेक भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल ही चेक किया था, इसको गूगल पर सर्च कर लेना। ठीक है, जो मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है, जो एवरेज होता है अर्थात प्रेजेंट जो डाटा है उसी अकॉर्डिंग ये राइट आंसर बताया है कि 191 मिलियन टन से यार हाँ 195 मिलियन टन क्या होता है, एवरेज जो मिल्क प्रोडक्शन है भारत का ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि पशुओं की हड्डियों की खाद से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि पशुओं की हड्डियों की खाद से आपको पता होगा यार हाँ हड्डियों में क्या प्राप्त किया जाता है अर्थात कौन सा पोषक तत्व होता है हड्डियों में। तो जल्दी से बताएंगे हड्डियों में कौन सा पोषक तत्व होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर सल्फर होता है। जल्दी से बताएंगे कि पशुओं की हड्डियों की खाद से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यही बात बताना है यार कि हड्डियों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए कि हड्डियों से कौन से पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है, फास्फोरस को, पोटास को, नाइट्रोजन को और सल्फर को। जल्दी से बताएंगे कि हड्डियों की खाद से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। और यार हाँ ये जो फास्फोरस होता है हड्डी के जो खाद होती है यार हाँ जो फास्फोरस होता है ये ही रात में चमकता है। ठीक है, रात में क्या चमकता है यार हाँ जो फास्फोरस होता है हड्डियों में तो यही चमकता है फास्फोरस। क्योंकि यार हाँ कि एक कहावत है ना वो कि
शमशान में जब जाते हैं तो उसमें तो भूत देखते हैं, चमकता है कुछ, वो चमकते कुछ नहीं है, वो हड्डियाँ होती है जिनमें यार फास्फोरस होता है। ठीक है, वो कहावत बस ऐसे ही है, मनगढ़ंत कहानियाँ होती है, कुछ नहीं होता है, साइंस के एक रूल होते हैं। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं शमशान में जैसे कि हड्डियाँ होती है तो वो चमकती है, उसी को गलत मान लेते हैं लोग भाग। तो यार इसे छोड़िए, ऐसे कुछ अलग अलग बातों पर ध्यान मत दिया करो। ठीक है, हड्डियों में कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पशुधन का चुनाव करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? दुग्ध उत्पादन देखकर होती है, वंशावली पंजिका होती है, गुणांकन तालिका होती है, फिर शारीरिक दशा देखकर की जाती है। जल्दी सुनाएंगे कि पशुधन का चुनाव करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? दूध उत्पादन देखकर, वंशावली पंजिका के द्वारा, गुणांकन तालिका के द्वारा, फिर शारीरिक दशा देखकर की जाती है। जल्दी सुनाएंगे कि सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? ठीक है, यहाँ पर आपको करना है पशुओं का सिलेक्शन। तो सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है यही आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे सर्वोत्तम विधि किसे माना गया है? दुग्ध उत्पादन देखकर की जाती है, वंशावली पंजिका के द्वारा की जाती है, गुणांकन तालिका के द्वारा की जाती है, फिर शारीरिक दशा देखकर की जाती है। तो कौन सा है यार? अगर आपसे सर्वोत्तम विधि तो कौन सा होता है? सर्वश्रेष्ठ मेथड ये होता है गुणांकन तालिका देखकर। अर्थात यहाँ गुणांकन तालिका में यार कि हर एक का, ठीक है, चाहे उसका जो फिजिकल बॉडी है उसको देखकर किया जाए, जैसे कि उसका दूध उत्पादन है उसको भी अलग अलग मेजर किया जाता है। अर्थात यहाँ सबसे बेस्ट क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ गुणांकन तालिका में एक अलग अलग फीचर के, जैसे कि अगर बात करते हैं आयन का, तो आयन पार्ट का अलग ही जो मार्क होता है वो होता है, फिजिकल बॉडी का अलग होता है, उसकी बॉडी कैपेसिटी क्या होती है, उनके अलग अलग ये मार्क किया जाता है। इसलिए यहाँ ये सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है? गुणांकन तालिका विधि होती है। कौन सी होती है? गुणांकन तालिका विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए गाय, भैंस और बकरी। गाय, भैंस और बकरी में दांतों की संख्या क्या होती है? 24 होती है, 38 होती है, 24 होती है, 28 होती है, 32 होती है, फिर 36 होती है। जल्दी से बताएंगे गाय, भैंस और बकरी। गाय, भैंस और बकरी में दांतों की संख्या क्या होती है? 24 होती है, 28 होती है, 32 होती है, फिर 36 होती है। जल्दी से बताएंगे गाय और भैंस, गाय और भैंस और बकरी। गाय, भैंस, बकरी में कितनी होती है दांतों की संख्या? तो कितनी होती है यार? हाँ, ये होती है 32। कितने होते हैं यार? हाँ, इनमें भी 32 ही दांत होते हैं। गाय, भैंस और बकरी की अगर बात की जाए तो इनमें भी कितने दांत होते हैं? यहाँ 32 ही दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाए पशु का भार ज्ञात करने का। यार हाँ, पशु का जब यार हाँ वेट कैलकुलेट किया जाता है तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि पशु का जो भार ज्ञात किया जाता है, पशुओं का भार ज्ञात करने का जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्या होता है? संतुलित आहार का निर्धारण करना, मांस की मात्रा ज्ञात करना, स्वास्थ्य जानना, या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएंगे कि पशु का जब यार हाँ वेट कैलकुलेट किया जाता है, अर्थात पशु का जब भार ज्ञात किया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से बताएंगे संतुलित आहार का निर्धारण करना, मांस की मात्रा का ज्ञात करना, या फिर स्वास्थ्य जानना, या फिर इन सभी के द्वारा। अर्थात यार हाँ कौन सा होता है इसका मेन उद्देश्य है? जब यार हाँ कि पशु का वेट कैलकुलेट किया जाता है तो इसका मेन रोल क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है यार हाँ, जो संतुलित आहार है, ठीक है, पशु को दिए जाने वाला जो संतुलित आहार है तो इसी का निर्धारण करने के लिए यार हाँ पशु का भार ज्ञात किया जाता है। क्या होता है यार हाँ, इसका जो मेन रोल होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है यार हाँ, जिससे कि उसको संतुलित आहार का निर्धारण किया जा सके। ठीक है, उसको दिया जाने वाला जो संतुलित आहार है उसी का निर्धारण किया जा सके, इसलिए यहाँ पशु का भार ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है भैंस की सर्वाधिक वसा किस नस्ल की है? भैंस की सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में होती है? तो जल्दी से बताएंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मुर्रा में होती है, बदावरी में होती है, जाफराबादी में होती है, फिर सूरती में होती है। जल्दी से बताएंगे कि भैंस की सर्वाधिक नस्ल, ठीक है, यानी कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक फैट परसेंट पाई जाती है, सर्वाधिक वसा पाई जाती है? मुर्रा में पाई जाती है, बदावरी में पाई जाती है, जाफराबादी में पाई जाती है, फिर सूरती में पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें यार सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सर्वाधिक फैट कंटेंट पाई जाता है? तो जल्दी से बताएंगे मुर्रा में होती है, बदावरी में होती है, जाफराबादी में होती है, फिर सूरती में होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है? जल्दी से बताइए। यहाँ अगर आपसे सर्वाधिक फैट कंटेंट है तो ये होता है बदावरी में। किसका होता है यार हाँ कि बदावरी भैंस है तो इसी नस्ल के में यार हाँ जो सर्वाधिक जो फैट है ये कंटेंट पाइता है। और अगर बात करते हैं कितना होता है तो कितना होता है 13% होता है। कितना होता है ना 13% होता है। कितना होता है 13%, जो कि यार हाँ सर्वाधिक ज़्यादा होती है और किस में पाइती है? बदावरी भैंस में पाइती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए मिल्क क्वीन के नाम से किस को नाश्ता है? ठीक है, मिल्क क्वीन के नाम से किसका नाश्ता है? तो जल्दी से बताएंगे कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे यार हम मिल्क क्वीन के नाम से जानता है? जल्दी से बताएंगे कि मिल्क क्वीन के नाम से किसका नाश्ता है? सानेन को जानता है, एल्पाइन को जानता है, टोगन बर्ग को जानता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है कि मिल्क क्वीन के नाम से किस नस्ल को जानता है? यहाँ जल्दी से पाएंगे मिल्क क्वीन किसे बोलता है? सानेन को, एल्पाइन को, टोगनबर्ग को, या फिर
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको पता होगा एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि मिल्क क्वीन, यहाँ मिल्क क्वीन की अगर बात की जाए तो ये सानेन को बोलता है। किसे बोलता है? सानेन को बोलता है। और सानेन का अगर बात करते हैं उद्गम स्थान के बारे में, ठीक है, इसका ओरिजिन प्लेस भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ सानेन, ठीक है, सानेन होती है जिसे यहाँ मिल्क क्वीन के नाम से जाना है। तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है? स्विट्जरलैंड होता है। क्या होता है? स्विट्जरलैंड होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ सानेन मतलब डायरेक्ट आपको याद है स्विट्जरलैंड। इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है? इसका उद्गम स्थान क्या होता है यहाँ कि सानेन से आप याद रखना है स्विट्जरलैंड। सानेन मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे राजस्थानी नस्लों में सर्वोत्तम ऊन उत्पादक भेड़ की नस्ल कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रखा है राजस्थानी नस्लों में, ठीक है। राजस्थानी नस्लों में आपको बताना है कि सर्वोत्तम ऊन उत्पादक भेड़ की नस्ल कौन सी होती है। हिसारडेल होती है, मेरिन होती है, चोकला होती है, फिर मगरा होती है। जल्दी से कहेंगे कि राजस्थानी नस्लों में सर्वोत्तम ऊन उत्पादक भेड़ की नस्ल कौन सी होती है। हिसारडेल होती है, मेरिन होती है, चोकला होती है, फिर मगरा होती है। जल्दी से कहेंगे कि राजस्थानी नस्लों में सर्वोत्तम ऊन उत्पादक भेड़ की नस्ल कौन सी होती है। तो कौन सी होती है? याद रखना, अगर आप राजस्थानी नस्लों में, तो राजस्थानी जो नस्ल होती है इनमें से यहाँ चोकला होती है, ठीक है। जो यहाँ सर्वोत्तम ऊन उत्पादक भेड़ है वो कौन सी होती है? चोकला होती है। इसलिए यहाँ की जो मेरिनो यानी चोकला होती है, ठीक है, जो चोकला भेड़ होती है, तो इसी को यहाँ राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है? यहाँ राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी इसे जाना है। राजस्थान की मेरिनो के नाम से किससे नाचता है? यहाँ चोकला नामक भेड़ को ही बोलता है, क्योंकि यहाँ सबसे यानी जो सबसे फाइन क्वालिटी की जो ऊन है ये किससे प्राप्त की जाती है? चोकला भेड़ से ही प्राप्त की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ कि अगर आपसे चोकला, तो यहाँ चोकला का जो स्थानीय नाम होता है, चोकला भेड़ का यहाँ स्थानीय नाम होता है, ये क्या होता है? छापर होता है। क्या होता है? इसका भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसका जो स्थानीय नाम होता है, ठीक है, चोकला भेड़ का जो स्थानीय नाम होता है ये क्या होता है? छापर होता है। क्या होता है? छापर होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कैसा है? तो जल्दी से बताएंगे दूध का आपेक्षिक घनत्व है जो रिलेटिव डेंसिटी है ये किसके द्वारा मेजर की जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है? जल्दी से बताएंगे कि दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा, टेंसोमीटर के द्वारा, फिर सोलोमीटर के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि दूध का जो रिलेटिव डेंसिटी है ये किसके द्वारा मेजर की जाती है, किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा, टेंसोमीटर के द्वारा, फिर सोलोमीटर के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि दूध का आपेक्षिक घनत्व है तो क्यों किसके द्वारा ज्ञात करते हैं दूध का अपेक्षिक घनत्व? तो ये ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे बछड़ों का बधियाकरण, ठीक है। बछड़ों का बधियाकरण की उपयुक्त उम्र आपको बतानी है। यहाँ पर आपको पूछा गया रहा उपयुक्त जो एज होती है, ठीक है, सर्वोत्तम जो एज है वो कितनी मानी गई है बछड़ों की बधियाकरण करने के लिए? यार हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखना कि बधियाकरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा यार। जल्दी से बताएंगे कि बधियाकरण की सर्वोत्तम उम्र किसे माना गया है? 2 महीने को, 6 महीने को, 1 वर्ष को, या फिर 2 वर्ष को? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है कि बछड़ों का बधियाकरण की सबसे उम्र, ठीक है, सबसे उपयुक्त उम्र किसे माना गया है? 2 महीने को, 6 महीने को, 1 वर्ष को, या फिर 2 वर्ष को? तो यहाँ अगर आपसे बछड़ों का बधियाकरण की उम्र तो कितनी मानी गई? 1 साल, ठीक है। जब यहाँ बछड़ा 1 साल का हो जाए तो यहाँ उसमें उपयुक्त अर्थात उसमें बधियाकरण किया जा सकता है। बधियाकरण के लिए जब यहाँ उपयुक्त उम्र की अगर बात की जा रही है तो कितनी मानी जाएगी? यहाँ 1 वर्ष। कितनी मानी जाएगी यहाँ? 1 वर्ष। और अगर बात करते हैं बधियाकरण के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं तो ये कैसा है यहाँ? बर्डीजो कास्ट्रेटर का। किसका प्रयोग करते हैं यहाँ? बर्डीजो कास्ट्रेटर। किसका प्रयोग करते हैं? बर्डीजो कास्ट्रेटर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कैसा है जिसके द्वारा यहाँ बछड़ों का बधियाकरण कर दिया जाता है। और इसकी उपयुक्त उम्र कौन सी होती है? 1 वर्ष होती है। कितनी होती है उपयुक्त उम्र? होती है 1 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नोट बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सिंगरोधन, ठीक है, जिसे यहाँ डी हॉर्निंग के नाम से जाना है। सिंगरोधन मतलब डी हॉर्निंग, सिंगरोधन मतलब डी हॉर्निंग। तो इसके लिए आपको बताना है ना सिंगरोधन हेतु उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? कास्टिक आयरन होता है, कास्टिक पोटास होता है, मीठा सोडा होता है, फिर तेजाब होता है। जल्दी से बताएंगे कि सिंगरोधन के लिए उपयुक्त रसायन किससे बनाया गया है? कास्टिक आयरन को, कास्टिक पोटास को, मीठा सोडा को, या फिर तेजाब को? जल्दी से बताएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। जल्दी से बताएंगे सिंगरोधन हेतु उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? कास्टिक आयरन होता है, कास्टिक पोटास होता है, मीठा सोडा होता है, फिर तेजाब होता है। तो कौन सा होता है यार? अगर आप सिंगरोधन के बारे में तो सिंगरोधन के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? कास्टिक पोटास होता है, न कि यहाँ कास्टिक आयरन होता है। अर्थात अगर आपसे पूछा रहा है सिंगरोधन हेतु उपयुक्त रसायन तो कौन सा होता है? कास्टिक पोटास होता है। कौन सा होता है? कास्टिक पोटास होता है, जिसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना है। क्या होता है? KOH होता है। क्या होता है? कास्टिक पोटास मतलब KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ कास्टिक पोटास के नाम से जाना है और कास्टिक पोटास यहाँ सिंगरोधन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यही पूछा गया आपसे कि सींग रोदन की सर्वोत्तम व वैज्ञानिक विधि कौन सी है। सींग रोदन की सर्वोत्तम व वैज्ञानिक विधि कौन सी होती है। आर्य विधि होती है, रासायनिक विधि होती है, विद्युत डीहोर्नर होता है, फिर बर्डिजो कास्ट्रेटेड होता है। जल्दी से पाएंगे कि सींग रोदन की सर्वोत्तम विधि किसे माना गया है, सर्वोत्तम व वैज्ञानिक विधि किसे माना गया है। आर्य विधि को, रासायनिक विधि को, विद्युत डीहोर्नर क्या है, बर्डिजो कास्ट्रेटेड को। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा है कि सींग रोदन की सर्वोत्तम और से वैज्ञानिक विधि कौन सी होती है। आर्य विधि, रासायनिक विधि, विद्युत डीहोर्नर विधि या फिर बर्डिजो कास्ट्रेटर विधि। तो कौन सी होती है। अगर आपसे सर्वोत्तम विधि तो किसे माना गया है, रासायनिक विधि को ही माना गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं वैज्ञानिक तौर पर तो यहाँ वैज्ञानिक तौर पर यहाँ सर्वोत्तम विधि किसे माना गया है, रासायनिक विधि को ही माना गया है। और हमने अभी बात की थी यहाँ अगर आपसे यानी जो रासायनिक होती है यहाँ रासायनिक में किसका प्रयोग करते हैं, कि पोटेशियम क्लोराइड, अर्थात यहाँ जो कास्टिक पोटास है इसका प्रयोग यहाँ सींग रोदन के लिए किया है। किसके लिए किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग सींग रोदन के लिए किया है। और सर्वोत्तम अगर बात करते हैं सर्वोत्तम विधि की तो कौन सी होती है, रासायनिक विधि ही होती है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है गाय में गर्भधारण की, यार हाँ गाय में गर्भधारण की उपयुक्त पहचान बताइए। तो जल्दी से बताएंगे गर्भधारण की उपयुक्त पहचान किसके द्वारा की जा सकती है। रेक्टम पाल्पेशन विधि के द्वारा, पशु का मध में नहीं आना के द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपको पहचान करनी है गर्भधारण की। जल्दी से बताएंगे कि गाय में गर्भधारण की उपयुक्त पहचान किसके द्वारा की जाती है, अर्थात कौन सा ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा यार हाँ आप गर्भधारण का पता लगाओगे। रेक्टम पाल्पेशन विधि के द्वारा, पशु का मध में नहीं आना के द्वारा या फिर इन दोनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि गाय का गर्भधारण की उपयुक्त पहचान कैसे कर सकते हो, किसके द्वारा की जा सकती है। रेक्टम पाल्पेशन विधि के द्वारा, पशु का मध में नहीं आना के द्वारा, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर आपसे पता है गर्भधारण की उपयुक्त पहचान तो इन दोनों मेथड से की जा सकती है। ठीक है, गाय में अगर बात करते हैं गर्भधारण की पहचान तो इन दोनों से ही की जा सकती है, अर्थात रेक्टम पाल्पेशन विधि के द्वारा भी की जा सकती है और पशु का मध में नहीं आना, ये दोनों ही लक्षण क्या होते हैं, गर्भधारण की यहाँ एक मुख्य पहचान होती है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, उपयुक्त दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है दुधारू पशु हेतु, दुधारू पशु हेतु उपयुक्त चारा के यहाँ पर आपको बताना है। तो जल्दी से उपयुक्त चारा किसे माना गया है। ठीक है, दुधारू पशु के लिए, किसके लिए यार हाँ दुधारू पशु के लिए। तो जल्दी से उपयुक्त चारा किसका सबसे बेस्ट माना गया है, सरसों और ज्वार का, गेहूँ और जौ का, चावल मक्का या फिर जई और राई का। जल्दी से कि दुधारू पशु हेतु, ठीक है दुधारू पशु हेतु उपयुक्त चारा कौन सा माना गया है, सरसों और ज्वार का, गेहूँ और जौ का, चावल में मक्का का या फिर जय और राई का। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर आपसे दुधारू पशु के लिए, यहाँ दुधारू पशु के लिए उपयुक्त चारा कौन सा होता है, गेहूँ और जौ का होता है। कौन सा होता है, गेहूँ और जौ का होता है। ये इसका होता है गेहूँ और जौ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वैज्ञानिक दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इसमें पूछा रहा है वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो जल्दी से आएंगे सकलिंग होती है, विनिंग होती है, मिल्क रिप्लेस्टर होती है, फिर काल्फ स्टार्टर होता है। जल्दी से आएंगे वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। सकलिंग होती है, विनिंग होती है, मिल्क रिप्लेंटर होती है, काल्फ स्टार्टर होता है। जल्दी से आएंगे ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आएंगे राइट आंसर कौन सा है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि किसे माना गया है, सकलिंग को माना गया है, विनिंग को माना गया है। राइट, इन दोनों में से जल्दी से बताएंगे कि बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, अगर आप वैज्ञानिक ढंग से, तो वैज्ञानिक ढंग से यहाँ सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, विनिंग होती है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सकलिंग तो क्या होती है और विनिंग क्या होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं सर्वोत्तम मेथड तो किसे माना गया है, विनिंग को माना गया है। अब ये होती क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ यानी सकलिंग की अगर बात करते हैं तो जो बछड़ा होता है, ठीक है, जब पशु भी आता है तो अगर बछड़े को यार माँ के साथ पाला जा रहा है, ठीक है, बछड़े को अगर माँ के साथ रखा जाता है तो माँ के साथ अगर बछड़े को रखते हैं तो उसे बोला जाता है सकलिंग। ठीक है, साथ का मतलब सकलिंग, साथ का मतलब सकलिंग, अर्थात माँ और बछड़े को एक साथ रख रहे हैं उसे बोला जाता है सकलिंग। और अगर आपसे पूछता है विनिंग क्या होती है, तो यार हम माँ को बछड़े से अलग करना, अर्थात यहाँ पशु जब भी आता है तो उसे बछड़े का दर्शन ही नहीं किया जाता है। ठीक है, दर्शन या जो बछड़ा होता है उसका दर्शन ही नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, और उसे यहाँ जो कार रिफ्लेक्टर हुआ, मिल्क रिफ्लेक्टर हुआ, तो इनके द्वारा उसका पोषण किया जाता है। ठीक है, जो बछड़ा होता है उसे माँ से तो अलग किया जाता है, लेकिन उसे यहाँ जो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो मिल्क होता है उसको पिलाकर और उसमें यहाँ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये जो आर्टिफिशियल तरीके से पैदा कर उसे पाला जाता है। अर्थात यहाँ इसका जो मेन रोल होता है क्या होता है यार, हाँ अगर बात करते हैं इसका क्या बेनिफिट होते हैं, तो इससे बेनिफिट यही होता है मेन देखा जाए तो यहाँ जो डेली होता है, ठीक है, डेली जो लॉस होता है, अर्थात मान लीजिए कोई भी किसान है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी किसान है, उसका अगर मान लीजिए अर्निंग ही जब गाय और भैंस के दूध से ही आ रही है
तब ये क्या करेगा यहाँ, इसलिए यहाँ कि अगर बात करते हैं किसी किसान के बारे में, अगर जब वो दूध की डेयरी ही खोल रहा है तो उसका जो मेन रोल होता है, ठीक है, विनिंग का एक भी फ़ायदा होता है कि इससे जो दूध का लॉस होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए बछड़े को उसके साथ रखोगे तो यहाँ जब बछड़े को वो दूध पिलाएगी तभी तो दूध देगी ना, तो इसलिए यहाँ इसको सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि यहाँ अगर जब उसको बछड़े को ही देख नहीं पाएगी वो, तो जब तो वो दूध देगी ही ना, यानी रख तो नहीं सकती, तो दूध तो देना ही पड़ेगा उसे। इसलिए यहाँ की यानी प्रतिदिन दूध की बचाने के लिए ही क्या करते हैं, विनिंग क्रिया को सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है टैगिंग किस में प्रचलित है, जल्दी से टैगिंग किस में प्रचलित होती है, गाय में, भैंस में, भेड़ में या फिर मुर्गी में। तो यहाँ अगर आप से टैगिंग के बारे में, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टैगिंग होती क्या है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि टैगिंग क्या होती है। यहाँ कि मान लीजिए कोई सी भी ब्रीड है, ठीक है, यानी जो ब्रीड्स होती है उनको एक मुख्य पहचान देने के लिए, एक मुख्य नंबर देने के लिए, ठीक है, एक मुख्य पहचान देने के लिए, एक मुख्य नंबर देने के लिए टैगिंग की जाती है। अब आपको यहाँ पर यही बताना है कि टैगिंग किस में प्रचलित है, अर्थात टैगिंग किस में की जाती है, गाय में की जाती है, भैंस में की जाती है, भेड़ में की जाती है, फिर मुर्गी में की जाती है। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है कि टैगिंग किस में की जाती है। तो यहाँ अगर आप से टैगिंग, तो टैगिंग की जाती है मुर्गियों में, किस में की जाती है, यहाँ मुर्गियों में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पशुओं के लिए सर्वाधिक प्रचलित हरा चारा कौन सा होता है। जल्दी से कि पशुओं के लिए सर्वाधिक प्रचलित हरा चारा कौन सा होता है। हरा चारा कौन सा होता है, साइलेज होता है, रेंज का और बरसीम का चारा होता है, हे होता है, फिर गेहूँ और जई होता है। जल्दी से कि पशुओं के लिए सर्वाधिक प्रचलित हरा चारा कौन सा होता है। साइलेज होता है, रेंज का और बरसीम होता है, हे होता है, फिर गेहूँ और जई होती है। जल्दी से हरा चारा किसे माना गया है। तो यहाँ अगर आपसे पशु के लिए सर्वाधिक प्रचलित हरा चारा तो कौन सा होता है, रेंज का और बरसीम का होता है। कौन सा होता है, रेंज का और बरसीम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा है गाय को कितने लीटर दूध देने पर, गाय को कितने लीटर दूध देने पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि गाय को कितने लीटर दूध देने पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। 3 लीटर दूध देने पर, 5 लीटर दूध देने पर, 8 लीटर दूध देने पर, फिर 10 लीटर दूध देने पर। अर्थात यहाँ जब गाय मान लीजिए कितना लीटर दूध देगी जब आप उसे 1 किलोग्राम दाना दोगे, अर्थात यानी लीटर के आपको बताना है यहाँ कितनी दूध की मात्रा वो देगी, 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर या फिर 10 लीटर। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है गाय के बारे में, ठीक है, गाय और भैंस को दोनों को अलग अलग दिया जाता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है गाय के लिए, तो गाय जब यहाँ 3 लीटर दूध देती है, गाय जब यहाँ 3 लीटर दूध देती है तब उसे यहाँ 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं भैंस के बारे में, ठीक है, यानी गाय में अगर बात करते हैं तो गाय यहाँ जब 3 लीटर दूध देती है तब उसे यहाँ 1 किलोग्राम दाना मिश्रण दिया जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं भैंस के बारे में, तो यहाँ भैंस जब 2.5 किलोग्राम, ठीक है, भैंस यहाँ 2.5 किलोग्राम जब या फिर 2.5 लीटर जब दूध दे देती है तब उसके लिए यहाँ 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा मात्रा में डिफरेंस है। यहाँ अगर आपसे पूछता है गाय के बारे में, तो गाय जब यहाँ 3 लीटर दूध देती है तब उसे यहाँ 1 किलोग्राम दाना मिश्रण दिया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं भैंस के बारे में, तो यहाँ भैंस जब यहाँ 2.5 लीटर दूध दे देती है तब उसे यहाँ 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। गाय और भैंस के दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि 3 लीटर जब यहाँ गाय लीटर दूध देती है तो क्या होता है, 1 किलोग्राम दाना मिश्रण दिया जाता है। लेकिन अब अगर बात करते हैं भैंस की, तो भैंस जब यहाँ 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 लीटर दे देती है तो 2.5 लीटर पर उसे 1 किलोग्राम दाना मिश्रण दे दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। जल्दी से कहेंगे यार हाँ कि दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो हमने अभी क्वेश्चन क्लियर किया था कि दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मेजर किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा। तो जल्दी से कहेंगे कि दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी से कहेंगे 0.092 होता है, 1.032 होता है, 1.00 होता है या फिर 2.32 होता है। जल्दी से कहेंगे कि दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। 0.092 होता है, 1.32 होता है, 1.00 होता है, फिर 2.32 होता है। जल्दी से बताएंगे कि आपेक्षिक घनत्व कितना होना चाहिए। तो यहाँ अगर आपसे दूध का आपेक्षिक घनत्व तो ये कितना होता है, यहाँ दूध का आपेक्षिक घनत्व तो होता है 1.032% होता है। कितना होता है, 1.032% होता है। कितना होता है, 1.032% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्वर को चिन्हित करने की प्रचलित विधि है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेशली दे रखा है स्वर के बारे में। तो स्वर को चिन्हित करने की प्रचलित विधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे छल्ला बांधना, दागना, रंग करना है, फिर कान नोचना। जल्दी से बताएंगे स्वर को चिन्हित करने की प्रचलित विधि कौन सी होती है। छल्ला बांधना, दागना, रंग करना है, फिर कान नोचना। जल्दी से बताएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर कि स्वर को चिन्हित करने के लिए कौन सी प्रचलित विधि है। छल्ला बांधना, दागना, रंग करना है, फिर कान नोचना। तो क्या होता है यहाँ अगर आपसे पूछा जा रहा है स्पेशली स्वर के लिए, तो स्वर को जो चिन्हित कैसा है, ये कैसा है, उनको कान को नोच कर, ठीक है, कान पर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं या फिर उस पर कान के छेद कैसा है। ठीक है, कान को नोच का मतलब या तो एक स्ट्रक्चर बना देता है किसी प्रकार की, या फिर यहाँ उसको एक
छेद बना दिया, ठीक है, कान में एक छेद बना दिया जाता है जिससे कि उनकी पहचान की जा सके। इसलिए यहाँ कि अगर आप सोचते हैं स्वर को चिन्हित करने की प्रचलित विधि तो वो कौन सी होती है, कान नोचना। क्या होती है, कान नोचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं को पालने की सर्वोत्तम आवास व्यवस्था कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पशुओं को पालने की सर्वोत्तम आवास व्यवस्था कौन सी होती है। आपने देखा होगा यहाँ पशु को पालने की, अर्थात जब बांधते हैं पशु को तो यहाँ 2 मेथड से बांधते हैं। एक तो होता है हेड टू हेड बांधा जाता है, एक बांधा जाता है टेल टू टेल। ठीक है, मुख्यतः 2 ही होते हैं, एक होता है हेड से हेड मिलाकर बांधा जाता है, एक होता है टेल से टेल मिलाकर बांधा जाता है। तो यहाँ पर वही पूछा गया आपसे कि पशुओं को पालने की सर्वोत्तम आवास व्यवस्था कौन सी होती है। अर्थात यहाँ बंद पशु आवास होता है, मुँह से मुँह विधि होती है, पूंछ से पूंछ विधि होती है, फिर उपयुक्त सभी होती है। जल्दी सुनेंगे कि पशुओं को पालने की सर्वोत्तम आवास व्यवस्था कौन सी होती है। आवास व्यवस्था कौन सी होती है, जल्दी सुनेंगे। बंद पशु आवास होता है, मुँह से मुँह विधि होती है, पूंछ से पूंछ विधि होती है, फिर उपयुक्त सभी होती है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं सर्वोत्तम तो कौन सी होती है, टेल टू टेल। कौन सी होती है, टील टू टी। अर्थात यहाँ टेल टू टेल मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है बजाय हेड टू हेड। ठीक है, हेड टू हेड को अच्छा नहीं माना जाता है, बल्कि किसको माना जाता है, टेल टू टेल जो मेथड होता है इसे ही यहाँ सर्वोत्तम माना गया है। किसे माना गया है, पूंछ से पूंछ विधि को सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पशु के ब्याने से कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन आपसे पूछा है पशु के ब्याने से कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। 20 दिन बाद, यानी 20 दिन पूर्व, 40 दिन पूर्व, 60 दिन पूर्व या फिर 80 दिन पूर्व। ठीक है, ये बाद नहीं होता है बल्कि पूर्व होता है। तो यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया पशु के ब्याने से कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। 20 दिन पूर्व, 40 दिन पूर्व, 60 दिन पूर्व या फिर 80 दिन पूर्व। जल्दी इसमें राइट आंसर कौन सा है कि कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ अगर आपसे पशु के ब्याने की कितने दिन पूर्व तो 60 दिन पूर्व। ठीक है, 2 महीने पहले, यहाँ 60 दिन पूर्व या फिर 2 महीने पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ इसको एक टर्म दी गई है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि पशु के ब्याने से 60 दिन पूर्व अगर दूध निकालना बंद किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना है। ठीक है, एक टर्म दी गई, इसे यहाँ एक संज्ञा दी गई है कि अगर आपसे पूछता है यहाँ ड्राइंग। ठीक है, ये जो पीरियड होता है 60 दिनों का तो इसे बोला जाता है शुष्क काल। ठीक है, किस नाम से जाना है, शुष्क काल के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है, शुष्क काल के नाम से जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि अगर आपसे ड्राई पीरियड कितना होता है, अर्थात यहाँ ड्राई पीरियड कितने दिनों का होता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ 60 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, यहाँ ड्राई पीरियड कितना होता है, अर्थात शुष्क काल कितने दिनों का होता है। सो शुष्क काल 60 दिनों का होता है। और अगर आपसे पूछता है शुष्क काल होता क्या है तो यहाँ पशु के ब्याने से कितने दिन पूर्व, मतलब यहाँ कि पशु जब ब्याता है उसके 60 दिन पूर्व अगर दूध निकालना बंद कर देते हैं तो उसे यहाँ शुष्क काल के नाम से जाना है, ड्राई पीरियड के नाम से जाना है। और ड्राई पीरियड कितने दिनों का होता है, 60 दिनों का होता है, 2 मंथ का होता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा है पशुओं के वैद्यकरण के लिए प्रचलित उपकरण कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे पशु के वैद्यकरण के लिए प्रचलित उपकरण कौन सा होता है। बॉडी जो कास्टेटर होता है, टैटूइंग मशीन होती है, डीहॉर्नर होता है, फिर आरी द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे कि सर्वाधिक जो प्रचलित उपकरण है, जो सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है जिसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है। बॉडी जो कास्टेटर होता है, टैटूइंग मशीन होती है, डीहॉर्नर होता है, फिर आरी द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं पशु की वैद्यकरण, तो जैसा कि हमने एक क्वेश्चन अभी क्लियर किया था कि अगर आप सोचते हैं एज के बारे में। ठीक है, अगर आप सोचते हैं उपयुक्त एज कितनी होती है, उम्र कितनी होती है एज, तो ये होती है 1 वर्ष। ठीक है, जो वैद्यकरण की उपयुक्त एज होती है, उम्र होती है, ये कितनी होती है, 1 वर्ष होती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो उसमें हमने बताया भी था आपको कि इंस्ट्रूमेंट की जब भी बात की जाए यहाँ वैद्यकरण किससे किया जाता है, बर्डिजो कास्टेटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बर्डिजो कास्टेटर किया जाता है। किससे किया जाता है, बर्डिजो कास्टेटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच रहे रेंडरपेस्ट या माता रोग। रेंडरपेस्ट या माता रोग कौन से पशु का प्रमुख रोग होता है। तो जल्दी से बताएंगे कौन का होता है, गाय और भैंस का होता है, भेड़ और बकरी का होता है, गाय और बकरी का होता है, फिर इन सभी का होता है। जल्दी से बताएंगे रेंडरपेस्ट या माता रोग सबसे ज़्यादा किस पशु में देखने को मिलता है, गाय और भैंस में, भेड़ और बकरी में, गाय और बकरी में, फिर इन सभी में। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है रेंडरपेस्ट या माता रोग, तो वैसे तो अगर बात की जाए हाँ वैसे तो ठीक है जितने भी पशु दूध देते हैं उन सभी में देखने को मिलता है यहाँ रेंडरपेस्ट रोग। ठीक है, जितने भी जो पशु होते हैं वो दूध देते हैं उनमें सभी में देखने को मिलता है रेंडरपेस्ट रोग। लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा ठीक है प्रमुख रोग किसका होता है, तो होता है प्रमुख रोग होता है गाय और भैंस का। किसका होता है, गाय और भैंस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है गलघोटू रोग। ठीक है, गलघोटू रोग के लिए टीका लगाते हैं।
ठीक है, टीका लगाते हैं या फिर जिस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे गलघोटू रोग के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग कैसा है, एचएस वैक्सीन का, पॉलीवेलेंट वैक्सीन का, ऑयल वैक्सीन का, फिर पॉली वैक्सीन का। जल्दी से बताएंगे गलघोटू रोग के लिए किस टीका या फिर कौन सी वैक्सीन का प्रयोग कैसा है, एचएस वैक्सीन का, पॉलीवेलेंट वैक्सीन का, ऑयल वैक्सीन का, फिर पॉली वैक्सीन का। तो यहाँ अगर आपसे बताए गलघोटू रोग के लिए तो यहाँ किस वैक्सीन का प्रयोग कैसा है, एचएस वैक्सीन का। ठीक है, गलघोटू रोग की जब भी बात की जाती है तो यहाँ गलघोटू रोग की इसकी रोकथाम के लिए किस प्रयोग करते हैं, एचएस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ यहाँ इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ इसका कोजल ऑर्गेनिज्म्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हैं गलघोटू रोग तो यहाँ गलघोटू रोग का जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है, गाय और भैंस में होता है मुख्यतः ये। तो गाय और भैंस में, ठीक है, दोनों में इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर आपसे गाय के बारे में, ठीक है, पासुरेला बोवी सेफ्टी का होता है, पासुरेला बोवी सेफ्टी का होता है, नोट बोवी सेफ्टी का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना कि यहाँ की बोवी सेफ्टी का होता है, पासुरेला बोवी सेफ्टी का तो क्या होता है यहाँ गाय का कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भैंस का तो भैंस का होता है यहाँ पासुरेला बोवी सेफ्टी का। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपसे पूछता है गाय का तो गाय का होता है बोवी सेफ्टी का। ठीक है, बोवी सेफ्टी का होता है। और अगर आपसे पूछता है भैंस का तो यहाँ भैंस का जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है पासुरेला बोबिली सेफ्टी का। ठीक है, बोबिली सेफ्टी का। और अगर बात की जाए गाय की तो गाय में होता है बोवी सेफ्टी का, बोवी सेफ्टी का। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस होता है, इसमें होता है बोबिली सेफ्टी का और इसमें होता है बोवी सेफ्टी का। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और अगर बात करते हैं इसकी वैक्सीन तो आपने देख लिया होगा यहाँ इसकी जो वैक्सीन की जाती है इसके रोकथाम के लिए ये किसका प्रयोग करते हैं, एचएस वैक्सीन का। और अगर बात करते हैं इसका कब प्रयोग कैसा है तो इसका जो प्रयोग कैसा है, ठीक है, इसका जो प्रयोग कैसा है ये कैसा है, मई से जून के मध्य। कब कैसा है यहाँ, मई से जून के मध्य इसका प्रयोग कैसा है, किस वैक्सीन का, एचएस वैक्सीन का। यहाँ गलघोटू रोग की रोकथाम करने के लिए एचएस वैक्सीन का प्रयोग मई से जून के मध्य कैसा है। और अगर बात करते हैं गाय और भैंस में इसका कोजल ऑर्गेनिज्म, गाय में इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पासुरेला बोवी सेफ्टी का होता है। और अगर बात करते हैं भैंस में इसका कोजल ऑर्गेनिज्म यहाँ इसमें होता है पासुरेला बोबिली सेफ्टी का होता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है आज। ठीक है, तो आज का व्यवस्था है कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।